आज हम क्या करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे ना। यूनिट 4 इसके अंदर क्या आएगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स। अपने एग्जाम के अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थ्योरम को डायरेक्ट लगा के भी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो थ्योरम करेंगे यहाँ के ऊपर और रिजल्ट करेंगे कुछ, ठीक है। पहली थ्योरम लिखो, रुचि थ्योरम। रुचि थ्योरम किस टाइप से यूज होगी, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, उसके रूट के बारे में पूछेगा कि एक जो कर्व है, एक कंटूर के अंदर कितने रूट हैं उसके, ठीक है। जैसे कोई पूछ लेगा एक पॉलिनोमियल देकर, वही इस सर्कल के अंदर, इस डिस्क के अंदर, अगर ये सेंटर मान लेता हूं, Z0 कोई सेंटर है, ये कोई रेडियस है, इसके अंदर कितने रूट हैं उस पॉलिनोमियल के, ठीक है। इसके बाहर कितने रूट हैं, इसके अंदर कितने रूट हैं, ऐसा पूछेगा। या फिर कोई रिंग टाइप स्ट्रक्चर आ जाएगा, पूछ लेगा कि इस पूरे इस एरिया में कितने रूट हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। आई ना समझ। अगर पूरे इसमें रिंग स्ट्रक्चर में पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि बड़े सर्कल में मान लेता हूं मैं 10 रूट है, ठीक है। पूरे बड़े में 10 हैं, इसके अंदर 5 हैं, 10 में से 5 हटा दोगे, रिंग के अंदर आ जाएंगे 5, ठीक है। ऐसे काम करेंगे हम। और ये रूट बताएंगे कैसे हम, आगे कैसे बढ़ेंगे, जो मॉडुलस होगा ना किसी फंक्शन का, उसके हिसाब से बढ़ेंगे। जैसे कि मेरे पास 2 फंक्शन है, मान लेता हूं fz और gz, ठीक है। और एक नया फंक्शन है hz। अगर ये hz जो है इन दोनों से मिलकर बना होगा, ठीक है, मान लेता हूं ऐसा कुछ hz दिखता मुझे, तो मैं निकालूंगा मॉडुलस। मॉडुलस किसका निकालूंगा, f का भी और g का भी, ठीक है। दोनों का मॉडुलस निकाल लूंगा, जिसका मोड बड़ा होगा ना, मैं मान लेता हूं कि f का इससे g से बड़ा है, मोड f ग्रेटर देन मोड g, ठीक है। अगर मोड f g से बड़ा होगा उस एरिया के अंदर, जिस एरिया पे हमें काम करना है, तो जितने रूट f के अंदर होंगे ना, उतने ही f प्लस g के अंदर होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ काम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से पता लगेगा। आप ऐसा सोच लो कि फंक्शन आपका ऐसा दिखेगा, f प्लस जी नहीं दिखेगा, इस तरीके का हम बना लेंगे उसको, ठीक है। जैसे ऐसे है ना, hz इज इक्वल टू, ये दे दिया z स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या, और मोड z लेस देन 1 के अंदर निकालने हैं आपको, ठीक है। इस एरिया के अंदर निकालने, इसका मतलब जो रेडियस तो 1 होगी, ठीक है, अंदर अंदर का हिस्सा आ जाएगा। इस एरिया के अंदर आप इसको f मान लो, अगर f, और इसको g मान लो और मोड करो, ठीक है। इसका मोड तो 5 रहेगा, इसी एरिया के अंदर लो, ठीक है। इसका क्या आएगा मोड, इसका मोड 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू बना ली 1 स्क्वायर 1, मोड करोगे तो भी 1, तो इसके जीरोस होते ही नहीं, है ना। इसको 0 बना ही नहीं सकता मैं, अगर इसको g मान रहे हो आप, gz इक्वल टू 5 मान लिया ना आपने, तो gz5 नॉट इक्वल टू 0, इसके 0 ही नहीं होते, तो इसका मतलब इसके अंदर, इस एरिया के अंदर एक भी 0 होगा ही नहीं इसका पूरे का, ठीक है। तो आप कहोगे कि इसके 0 तो है कहीं ना कहीं, तो है ना, 2 0 तो है इसके, अगर ये पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, 2 0 तो इसके मिलने चाहिए मुझे, तो भी कहां मिलेंगे भाई, इस एरिया में नहीं मिलेंगे, ये तो आपको पता चल गया है रुचि थ्योरम से, फॉर्मूले भी लिखवाएंगे इसको, लेकिन कहां मिलेंगे। अब अगर आप देखो तो, अगर मैं मोड z लेस देन 3 लेता हूं, ये ले लिया, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा सकती है इसकी। आप इसमें 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 5 से बड़ा हो गया, इसका मतलब इसके अंदर तो इसके दोनों के दोनों 0 आ गए, है ना। और f मान लोगे, f
जब आप इसके अंदर काम करोगे तो मोड एफ ग्रेटर देन मोड जी आ जाएगा ना, और मोड एफ के 2 जीरोस हैं, दोनों अंदर आ गए, एफ प्लस जी के इसके भी दोनों के दोनों इस एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे काम करेंगे। थ्योरम के बारे में बात करते हैं मैथमेटिकली। अगर प्रॉपर देखें तो जो सी जो कर्व ले रहा था मैं, सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी चाहिए, तो ठीक है। और उसके बाद क्या है, एफ और जी एनालिटिक होनी चाहिए सी के ऊपर और सी के अंदर। ठीक है, एनालिटिक होंगे तभी ये काम कर सकते हैं हम। इसके बारे में मैंने बता दिया, मोड ज्यादा हो ऑन सी। ऑन सी का मतलब क्या, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, बाउंड्री के ऊपर चेक करोगे आप कि कौन एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा अटेन कर रहा है। उसके बाद एफ अटेन करता होगा तो एफ प्लस जी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस अंदर रखेगा जितनी एफ रखता है। जी अटेन करता होगा तो एफ प्लस जी उतनी ही जीरोस अंदर रखेगा जितना जी रखता है। ठीक है, देख लिया ये क्वेश्चन। देखो अभी क्या करना है इसके अंदर, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड गिवन कर्व। इस कर्व के अंदर कितनी जीरो होंगी इस पूरे फंक्शन के। अब उसके अंदर एफ और जी जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो। ठीक है, स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल समझ के एक एग्जांपल करवा दिया था आपको और बता दिया था कि पॉलिनोमियल की जीरोस निकालते हैं, क्योंकि उससे फेमिलियर थे आप। जरूरी नहीं है एफ और जी कोई पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां देखोगे आप फर्स्ट तो पॉलिनोमियल दे रखा है 10 डिग्री का दे रखा है ना ये। इसके अंदर बताओ आप मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, इस बाउंड्री पे चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन 1। इस बाउंड्री पे चेक करना पड़ेगा ना मुझे, इस पे रेडियस 1 सेंटर 0 0। इस बाउंड्री के ऊपर मोड जेड की वैल्यू मोड जेड 1 है, तो एफ जेड और जी जेड किसी ने, अब ये आ गया ना, अब तो यही है मेरे पास कि एफ जेड और जी जेड किसे ले। अगर आप सोचो कि इसको एफ जेड ले लो अकेले को, इसको पूरे को जी जेड ले लो, ये ले सकते हो आप। लेकिन ऐसा करोगे, ऐसा भी कर सकते हो आप, एफ लो एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 10, जी जेड इज इक्वल टू 5 जेड की पावर 9 प्लस 1, ऐसा ले सकते हो आप। ठीक है, अब इसका मोड करोगे, ये एडिशन में आ गया, इसका मोड तो लेस देन इक्वल टू कुछ आएगा ना, फिर ये बात समझ में आई। 5z9 प्लस 1 मोड करोगे लेस देन इक्वल टू मोड 5z9 प्लस मोड 1, ऐसा आ जाएगा ना। ये बताइए समझ में। तो प्रॉपर तो कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में मैं, प्रॉपर कुछ बता सकते तो बात करते हैं। प्रॉपर बताने के लिए आपको एक ही टर्म चाहिए सिर्फ यहां पे, ये बात समझ में आई। प्रॉपर बताने के लिए एक ही टर्म चाहिए, तो जितना हो सकेगा उतना हम सिंगल टर्म एफ या जी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 को गायब कर देता हूं मैं एक बार और 1 को लिख देता हूं यहां पर प्लस में। ठीक है, अब जी जेड का मोड है जो वो लोगे आप, तो क्या है मोड 5 जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 5 इंटू मोड जेड की पावर 9 5। ठीक है, ये मोड ऑफ जी जेड है। एफ जेड का मोड क्या है 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, है ना। 2 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ये आई ना सामने, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, और ये 5 है तो इसका बड़ा हो गया मोड, है ना। यहां पर आ गया मोड जी जेड। ये तो हमने बस आर्बिट्रेरी ले रखे थे ना, आप कुछ भी लो जी जेड को। इसका मतलब दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड दिस ऑफ जी जेड। ठीक है, जो जी जेड की नंबर ऑफ जीरो जिसके अंदर होंगी उतनी ही एफ प्लस जी की होंगी। एफ प्लस जी पूरा का पूरा ये है मेरे पास, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड दिस विल बी, बताओ कितनी होगी 9। ये कैसे निकाला भाई, 9 कैसे आ गया? 9 ऐसे आ गया कि इसके टोटल जीरोस कितनी है इसकी टोटल 0 9 है, सारे जीरो इसके अंदर है ना। आगे भी ठीक है, ऐसे करेंगे हम काम। सेकंड में देखो, सेकंड के अंदर क्या करोगे आप, सेकंड के अंदर मोड जेड इक्वल टू 1 ही रखा है ना बस।
10 को अकेले को अगर मैं f मान लूं, एफ जेड इज इक्वल टू 10, और जी जेड मान लूं पूरा पड़ा है जितना भी दे रखा मुझे, z की पावर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस z, ठीक है। अब मोड करके देखें, इसका मोड क्या आएगा भाई 10 है, 10। इसका मोड लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेस देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 10 की जितनी जीरोज इसके अंदर होंगी मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर, उतनी ही जीरोज प्लस करके होंगी। 10 की कोई जीरो है ही नहीं, 10 तो कहीं पे जीरो नहीं होता ना, कांस्टेंट है ये तो इसका आंसर आएगा 0। 0 इसलिए आएगा मोड एफ लेस देन मोड जी है, ठीक है। इसकी जीरोस जितनी इसके अंदर होंगी उतनी ही एफ प्लस जी की होंगी, ये कह रहे हैं ना हम। इसकी कोई भी जीरो नहीं है अंदर, तो पूरे की भी कोई भी जीरो नहीं होगी ऐड करने के बाद भी, ठीक है। इसका मतलब अगर 0 के अलावा कोई अदर कांस्टेंट आ जाए ना तो नो जीरोस आएंगी, 0 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। एक भी जीरो नहीं है इनसाइड दिस कर्व। इसकी 5 जीरो होंगी, वो इस कर्व के अंदर नहीं होंगी, वो दूसरी कोई कर्व आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास होता 2 होता z इक्वल टू 2, तो अलग तरीके से सोचते हैं, है ना, मोड z को 2 पुट करके सोचते हैं। अब तो है नहीं कुछ, आगे मोड z इक्वल टू 2 वाला भी करेंगे क्वेश्चन। सेकंड कर लिया, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड के अंदर z की पावर 4, बाउंड्री के ऊपर चेक करोगे मोड z इक्वल टू 1 है, 1 प्लस 4 प्लस 1 5 6 7 8, टोटल मोड 8 या 8 से कम है, इतना पता है मुझे, है ना। अगर सिर्फ इसको अकेले को उठा लूंगा तो क्या होगा बताओ, अकेले को उठा के f ले लो। अब तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना किसका ज्यादा है, 4z², मोड f क्या आ जाएगा आपके पास 4, बच क्या आएगा आपके पास, उसको पूरा जी ले लो। लेस देन इक्वल टू 3, ये बताया समझ, तो यहां 7 था, 4 5 6 7 ही था वही, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 आएगा ना इसका, तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता ये, और बल्कि नेगेटिव लगा हुआ है इसके अंदर, और भी दिक्कत हो सकती है कोई ना कोई, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में, इसके बारे में आप यही कहोगे कि f का मोड है ग्रेटर देन मोड g, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f इनसाइड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f प्लस g इनसाइड दिस, ठीक है। इसकी जीरो इसके अंदर कितनी है, ये तो 0 पे 0 है ना बस, ठीक है, और ये अंदर भी है इसके 2 है, तो 2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किया है ये क्वेश्चन, ये बताओ समझ में आया तो। आप जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसको 2 टुकड़ों में बांट दोगे, एक टुकड़े का मोड करोगे, दूसरे का भी मोड करोगे, जिसका मॉडुलस वैल्यू ज्यादा आ गई उसकी चेक करोगे कि कर्व के अंदर कितनी जीरो आ रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे 4 की आ गई, 4z² था ना ये, इस पूरे की चेक करोगे, 0 पे 0 है, कर्व के अंदर है, और नंबर ऑफ जीरोस 2 है, ठीक है। तो पूरे की f प्लस g की नंबर ऑफ जीरो 2 ही आएंगी उसके अंदर, ठीक है। ऐसे काम करेंगे हम। गेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें भी क्या करोगे आप, 7 इसको मान लेता हूं ना मैं, fz माइनस 7z की पावर 5, मोड f आ गया 7, ठीक है। ये बताइए समझ, g को मान लो, g जो बच गया पूरा वो g मानना पड़ेगा आपको, 2z7 प्लस 2z³ माइनस z प्लस 1, 2 और 2 4 5 6, लेस देन इक्वल टू 6 आएगी है तो, ठीक है। इसका क्या करोगे आप, ये है वही मोड g लेस देन इक्वल टू, अलग अलग सभी का मोड, ऐसा ही होता है ना।
अलग अलग सभी का मोड 2 + 2 + 1 + 1 <= +1 माइनस अच्छा मोड भी होगा। ये प्राइमरी इनइक्वालिटी लगाई है ना, इसके अंदर तो यही लगेगी 4 5 6 6 इसकी 7 है, इसकी 6 है, 7 6 से ज्यादा है। इसकी जितनी जीरो कर्व के अंदर होंगी उतनी ही f + g की होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आर 5 इनसाइड द कर्व। ठीक है, ऐसे ही इसमें बात करोगे आप तो क्या 2 3 4 और इस अकेले की 5 मॉडुलस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ जीरो 4 आ जाएगी ना। फिफ्थ में अगर आप बात करोगे तो fz मान लो -5 z⁴ gz पूरा जो बच गया वो हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आ गई 4, 6 के अंदर z⁴ ये आ जाएगी। अब मोड z क्या ले रखा है 2। ठीक है, अलग अलग चेक करोगे आप, इस अकेले के अंदर चेक करोगे पर मोड z4 2 पुट करने के बाद क्या मॉडुलस वैल्यू आएगी इसकी 2⁴ 16। ठीक है, इसकी क्या आएगी 8 3 24, इसके अकेले की क्या आएगी 6 है ना। तो 24 इन दोनों को ऐड करने के बाद भी बड़ा है ना, ये बताइए समझ में। इसके अलग तो 16 है, अगर मैं फिर इसके अंदर सॉल्यूशन 6 करता हूं, fz को मान लेता हूं 3z³ और gz को मान लेता हूं z⁴ + 6। ठीक है, इसके बाद आप मोड f जब करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 24 आएगी। ठीक है, ये बताइए समझ में। इसका मोड करोगे तो मोड g <= अलग अलग का मोड प्लस करेंगे, है ना, ऐसा ही करते हैं हम। अलग अलग का मोड करोगे तो इसकी आएगी 16 + 6 = 22। तो जितनी इसकी जीरोस अंदर होंगी उतनी ही f + g की होंगी। इसकी कितनी जीरोस है 3, z³ है ना, ये मत सोच लेना जो कोफिशिएंट हो उतनी जीरो लिख दो, z³ है तो 3 जीरो अंदर होंगी इस सर्कल के अंदर, तो 3 लिख दोगे आप इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। ये इसके बारे में सोचोगे तो क्या कहोगे, अलग अलग देख लेते हैं क्योंकि ऐप में हम एक सिंगल लेना चाहते हैं। सिंगल लेना चाहते हो तो ये 16 आएगा। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं एक बार, ये 16 इसकी मोड की वैल्यू है वही 16 ही है क्या, ये इसके मोड की वैल्यू है 9 4 36 1, इसके भी है 1, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। 36 अकेला सभी के एडिशन को डोमिनेट कर रहा है ना, 2 जीरो आ जाएंगे अंदर, ऐसे सोच लोगे अब आप, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी में इसकी मॉडुलस की अलग वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 5 इन दोनों के सम को डोमिनेट करगी। आगे इसकी 1 1 1 1 1, इसकी 10 इन सभी के सम को डोमिनेट कर गई। ठीक है, इसलिए इसकी जीरो देखी हमने, ऊपर इसकी देखी, नीचे 4 4 1 1 1, 4 इन सभी के सम को डोमिनेट कर गया। इसमें क्या था भाई 7 7 2 2 1 1, 7 भी डोमिनेट कर गया था इसको। इसके अंदर था 5 1 1 1, इसकी तो जीरो कोई है ही नहीं इसमें, 10 वाले में 10 की तो कोई जीरो ही नहीं है। तो डोमिनेट कर गया तो इसी को देखा फिर हमने, इसी फंक्शन को देखा ना, जिसका मोड डोमिनेट कर रहा है उसी फंक्शन को देखो फिर आप। कोई जीरो नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो तो जीरो ही लिख दी, नो जीरोस इनसाइड सी, ये भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके अंदर ये डोमिनेट करेगा, इसको देखा हमने, इसके अंदर इसको देख लिया और इसके अंदर इसको। ठीक है, और इसके अंदर क्या देखा था भाई 2 था ना, 16 24 इसको 24 को देखना है, इस वाले को देख लिया, इसमें इस वाले को देख लिया, बस ऐसा ही करते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही हो तो बताओ, आगे और क्वेश्चंस करेंगे इसके। ये और देखते हैं अब क्या करना, आपको कर्व देखनी है और कर्व के ऊपर बाउंड्री के ऊपर मोड चेक करना है, यही करते आ रहे हैं हम हमेशा ही।
इसके अंदर कर्व है भाई 8 के अंदर, ये है मेरे पास 2 रेडियस की और सेंटर 0 0 के ऊपर। इसके अंदर देखो अभी क्या होगा, z की पावर 5 3z क्यूब z स्क्वायर प्लस 1 5 आएगा ना इसका आंसर। अब देखते हैं, बता दोगे आप 5 आंसर क्यों आएगा? ये तो 32 है, 32 24 25 26, ठीक है। 32 इसको डोमिनेट कर जाएगा पूरे को। यहां लिख देता हूं मैं 32, इसका है 24 तो हाँ 2 है नहीं, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ठीक है। टोटल ही क्या है 29 और 32, ये डोमिनेट कर गया। इसकी जीरोस देख लोगे आप, इसकी क्या देख लोगे, इसकी जीरोस इस कर्व के अंदर, ठीक है। मोड की वैल्यू तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए है, आई बात समझ में। इसकी 0.5 है तो आंसर क्या आ गया 5। 9th पे बढ़ते हैं आगे, 9th के अंदर क्या करोगे इसकी? 0 आएगी इसकी। नो जीरोस, ठीक है, नो जीरोस इनसाइड। नो जीरो कैसे? नो मतलब इंग्लिश वाला नो, क्योंकि 2 करोगे ना आप यहाँ पे 8 आएगा। अच्छा सेव कर दिया। 8 प्लस ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये 8 है, 8 प्लस 9 2 18, ये 27 है, ठीक है। अब आगे बताओ, आगे आगे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। 10th में कुछ सोचना पड़ेगा आपको। टेंथ में सोचोगे तो सबसे पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं। ये तो आ गई रेडियस 1 तक, ठीक है। ये आगे मान लेता हूं 2 तक, इसके अंदर का बताना है, ठीक है। क्या करेंगे हम कहेंगे भाई पूरे बड़े में चेक कर लो कितनी है, ठीक है। बड़े के बाद छोटे में चेक कर लो, फिर माइनस कर दो। अगर मैं मोड z इज इक्वल टू 2 इस बाउंड्री के ऊपर चेक करता हूं, इस बाउंड्री के ऊपर डोमिनेटिंग कौन होगा? 6 आएगा आंसर। 6 zeros are inside mod z is equal to 2, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर, ये है ना, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर तो भाई एक भी जीरो अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? 10 डोमिनेट कर जाएगा ना आपकी बात, है ना। नो जीरोस आर इनसाइड मोड z इज इक्वल टू 1। इसके अंदर तो एक भी जीरो नहीं है, इसके अंदर पूरे के अंदर 6 है, तो जो बच गई वो इसी एरिया में घूमती रहेंगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको क्या कह दोगे आप? इसमें आएगा 6। ये समझ में आया, नोट करो। ड्रॉप कर दो इसे। इलेवेंथ में क्या है? 11th के अंदर ये 2 रीजन दे रखे हैं कुछ, है ना। दोनों बना लेंगे बढ़िया। 2 रीजन दे रखे हैं, तो एक तो 1/2 रेडियस दिख रही है कुछ मुझे, 1/2, एक 1 रेडियस है, और एक 1 से थोड़ी ज्यादा क्या है 3/2। ये बन गया क्या? ये बनने के बाद इसको 1/2, ये है 1, ये मान लेते हैं 3/2। चेक करेंगे जब हम, अब क्या करेंगे, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग एफ अलग अलग जी मानने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले C1 मान लेंगे इसको, और इसको C2, और इसको C3, 4 C1। C1 की जब मैं बात करूंगा, C1 के अंदर कितने जीरो आएंगे भाई? C1 की जो बाउंड्री है उसके ऊपर मॉडुलस 1/2 है, 1/2 की पावर 9। इसको अलग अलग लिख लो क्या एक बार, 1/2 की पावर 9, 8 इंटू 1/2। जीरो आएगी इसकी, मोड 0। ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। 5 डोमिनेट करेगा सभी को, तो
क्या आ जाएगा, नो जीरोस, एक भी जीरो अंदर नहीं है। ठीक है, C1 के बाद आएंगे हम C2 के पास। C2 के पास जब आप आए तो आपको पता चला कि 5 तो सेम रहेगा ना, ऐसे कैसा C2। अब बाउंड्री हो चुकी है आपकी 1, तो ये 1, ये 8 और ये 5, दो ये बात आई समझ में? दो दो जीरोस C2 के अंदर आ गई। अगर C2 के अंदर 2 जीरोस हैं और C1 के अंदर एक भी नहीं है, तो इस सर्कल में 2 आ गए ना, इस रिंग में, इस रिंग के अंदर 2 आ गई, 2, इसके अंदर एक भी नहीं है। ठीक है, एक रिंग का काम खत्म हो गया ना, काम, इसका काम खत्म हो गया। आगे C3 पे चलते हैं। C3 के अंदर जब आप बात करोगे तो वो बात आएगी, इसमें भी कोई जीरो नहीं है। किसमें, C3 में? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, 2 की पावर, क्योंकि C3 के अंदर एक बार सोच के देखो आप, C3 के अंदर नो जीरोस बोलने से पहले तो आप ये देखोगे ना, 2 तो मैं पहले निकाल के बैठा हूं इसके अंदर, ये बात आई समझ में? 2 तो पहले ही निकाल के बैठे हैं इसके अंदर, तो नो जीरोस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना यहाँ पे। कुछ और करो इसके बारे में। आपको ये पता है 3 की पावर 9 बाय 2 की पावर 9 5 से छोटा होगा, ये तो कैलकुलेट करके पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे उसपे डायरेक्ट आंसर्स पे नहीं कूदना हमें। 3/2 है ना, जो 3/2 को पुट करो, 3/2 ये अकेला बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं 4C3, 3/2 की पावर 9। ठीक है, एक आएगा आपके पास 8 इंटू 9/4 कर देते हैं इसको, तो एक तो 5 बैठा है आपके पास, 4 दूनी 8, 18 तो भाई यही आ गया, ये बात आई समझ में? 18 तो यही आ गया, तो इसको क्या डोमिनेट करोगे आप? 5 तो डोमिनेट वैसे ही नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पे बात आएगी पूरी, इसकी वैल्यू आएगी 3⁻⁹ क्या होता है भैया? थ्री की पावर 4 क्या होता है? क्या होता है? 16, अच्छा 3 की पावर 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होती है? ये तो निकाल ही सकते हैं हम। 2 की पावर 5 32 होती है, 32 इंटू 16, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। अब ये चेक करना है कि ये 18 से छोटा है या बड़ा है। ये सोल्व करो, आप डिवाइड भी कर सकते हो ना इसको। करो सोल्व, इसको कैसे क्या करोगे? ये बड़ी ही आ जाएगी वही शायद। क्या है इसका आंसर? पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो बस 18 से थोड़ा फालतू आपका लिखे, रुक जाओ वहीं पे।
18 से डिफॉल्ट तो होगा 37 को। अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एफ जेड तो मैं मान लूंगा इसको जेड की पावर 9 को, और जी जेड किसको मान लूंगा पूरे को, जो बच गया 9 जीरो। तो 9 आ गई भाई इस पूरे के अंदर, ठीक है। C3 के अंदर 9 आ गई। ये आ गया पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब रीजन के हिसाब से देखते रहो, मैं C3 के अंदर 9 है, इस रीजन के अंदर कितनी होगी? इस रीजन के अंदर आप कहोगे कि पूरे के अंदर 9, ठीक है, इसके अंदर 0 हटाओ, इसके अंदर 2 तो इसके अंदर आ गई, 7 आएगी ना, फिर रिंग के अंदर 7 आ गई, बस ठीक है। C3 पूरे के अंदर 9, 7 + 2 9, ऐसे करेंगे हम। तो इसका तो आंसर है भाई 7, इसका है 2। नोट करो इसको, फिर अगला करते हैं। ये थ्योरम क्या है, पहले गेट में पूछी जाती थी, लेकिन दिसंबर 2023 में नेट में भी दे दिया इसका, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, और इसके ठीक है इजी से इजी क्वेश्चन आया था, 10 सेकंड में सोल्व होने वाला इस टाइप का, एक पॉलिनोमियल, और ये तो रिंग दे रखी है ना, सिंगल कर्व थी उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देख देने बाद में ये हो गया ना पूरा, ये लिख लिया क्वेश्चंस। ये देखो आयटा आ जाता भी क्या है, हमें तो सिर्फ मोड से मतलब है ना, आयटा तो कोई दिक्कत करेगा ही नहीं हमें। अब देखो 7, सबसे पहले तो 1 की बात करोगे इसके अंदर, है ना, 2 रीजन बन गए आपके, एक 1 है और एक 7, ऐसे बन गए। 5 आएगा इसका आंसर, कैसे? 1 के अंदर तो कितनी 0 हो गई? 3 आएगा। नहीं वैसे 7 के अकॉर्डिंग देखें तो 5 आएगा, 1 के अकॉर्डिंग देखें तो 7, 1 के अकॉर्डिंग तो 7। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। अब अगर आप पहले, आपकी मर्जी, आप किस तरीके से ऑन करते हो, 7 वाली बाउंड्री चेक करते हो, 1 वाली बाउंड्री चेक करते हो। मेरा मानना यह है कि छोटी पहले चेक कर लेते हैं, बड़ी कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 1 की बाउंड्री चेक करोगे आप, इसके अंदर आएगी सिंगल 0, इसको C1 और इसको C2 मानो। क्यों आई ये? क्यों मोड करोगे आप, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर 3 + 2 5, 5 + 1 6, इस अकेले का मोड क्या है? 7 डोमिनेट कर गया, और ये जेड अकेला है, इसकी तो सिंगल 0 है ना, ये बात आई समझ में। अगर मैं f(z) = 7 आयटा z बोलता हूं, z की तो एक ही 0 अंदर है बस, ठीक है, 7 आयटा तो कांस्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे 7 की। 7 के मामले में साफ साफ पता लग रहा है आपको, ये डोमिनेट कर जाएगा, है ना, ये वाला डोमिनेट कर जाएगा ना, 7 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3, तो 5 0 हो जाएंगे C2 के अंदर, ठीक है, 5 zeros इनसाइड C2। ये तो C1 और C2 का हिसाब किया हमने। रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में 5 पूरे के अंदर, 1 इसके अंदर, रिंग के अंदर क्या जाएंगी? 4 इन रिंग, आंसर इसका आएगा 4, ठीक है। आगे आ जाओ 13th में आप ये ध्यान रखो कि E की वैल्यू 2.781 या 718 इस टाइप से होती है, मतलब 2.7 का आता है, ठीक है। अगर ये आता है तो मोड z = 1 है, E की पावर 1 इसी के बराबर आ जाएगी, 4 से छोटा है ना ये, इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे तो भी 4 से छोटा रहेगा, तो डोमिनेटिंग तो ये भाई साहब ही रहेगा, तो एक आंसर आ जाएगा इसका। इसकी 0 एक ही है टोटल, ठीक है, इनसाइड भी है इसके सर्कल के, ऐसे सोचेंगे।
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी यही होगा, मोड जेड तो 1 है, दोनों को डोमिनेट कर जाएगा ये दोबारा। लेकिन अब की बार जीरोस 2 आ जाएंगी, है ना, क्योंकि 4z स्क्वायर है, नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगी। इसको चेक करेंगे, ये आ जाएगा इन द रीजन दिस। 15th के अंदर रीजन क्या ले रखा है कि ये तो है सर्कल, इसके बाहर यही रीजन है ना, और रेडियस 2 है इसकी। 2 के अंदर कितनी जीरो है ये बताओ? 2 के अंदर 5 जीरो 2 के अंदर है ना, क्यों? ये डोमिनेट कर जाएगा। 5 zeros आर इनसाइड। दो के अंदर तो 5 जीरो है ना, इस सर्कल के अंदर 5 है, टोटल जीरो है कितनी इसके पास? 5 सारी की सारी इसके अंदर आ गई, बाहर कितनी रह गई? 0 एक भी जीरो नहीं है बाहर तो, ठीक है, नो जीरोस। ये बताइए समझ में। 16th के अंदर आप क्या कहोगे? मोड जेड इज इक्वल टू 2 है, 2.781, इसकी पावर 2 कर दो बस, इसकी पावर छोड़ो, 3 की पावर भी 2 करोगे तो भी 9 ही आएगा बस। और यहां पे क्या है, 2 की पावर 1000, 100, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ जीरोज, और इसकी जीरो क्या है, जीरो ही है, लेकिन इनसाइड क्या है, इसके पूरे की 100 जीरोज इनसाइड आ जाएंगी ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आप एक दुविधा में फंस जाओगे। वो दुविधा क्या होगी, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन दिस। इसका मतलब ये कर्व है मेरे पास और इसके अंदर पूछ रखी है कि एक जीरो तो होगी ही होगी, ये बता दो भाई, ठीक है। दुविधा क्या है, आप लूसी थ्योरम लगाने की कोशिश करोगे, इसके अंदर लगाने की कोशिश करोगे तो इसका मोड जेड 1 2 1 4 1 ऐसा कुछ आएगा। अगर आप कोई सिंगल फंक्शन को, सिंगल टर्म को f मानने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ी तो 4 ही दिख रही है यहाँ पे, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। 4 को मान भी लिया आपने, f मान लेते हैं एक बार, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इस पूरे की लेस देन इक्वल टू 6 है और इसकी 4 है मॉडुलस वैल्यू, तो कुछ कंक्लूड हुआ नहीं यहाँ पे। क्यों कंक्लूड नहीं हुआ? लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू आई नहीं। और किसी को उठाने की कोशिश करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। 4 और इस 2 को अलग उठा लोगे तो उसका भी लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 उठाते ही तो दिक्कत आती है ना। मोड जेड माइनस जेड 2 लेस देन इक्वल टू मोड जेड 1 प्लस मोड जेड 2, माइनस भी लगा, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो 2 इकट्ठे लेके हम काम कर नहीं सकते, एक से बात बन नहीं रही तो कैसे काम करेंगे, ये बात आई ना यहाँ पे। आप एक बात बताओगे कि मोड जेड इज इक्वल टू 1, ये जो है ये रीजन, ठीक है। अगर रूट की वैल्यू कुछ और आ जाए, मैं मान लेता हूं जो रूट मिला मुझे वो इसके बाहर ही आ गया या इसके अंदर आ गया, इसी पर बात चल रही है, एटलीस्ट 1 रूट इनसाइड आउटसाइड। उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो रूट्स की प्रॉपर्टी देख लेता हूं ना, ठीक है, क्योंकि बात तो रूट की चल रही है, रूट अंदर है बाहर है, रूट्स की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर लूसी थ्योरम काम नहीं आ रही, रूट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक एडिशन और प्रोडक्ट के बारे में हम देखते हैं 10वीं क्लास में, है ना। 10th क्लास में चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, क्या पता वो कुछ बता दे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है पहले तो ये बताइए आप। सी अपॉन ए क्वाड्रेटिक में होता है ना। क्वाड्रेटिक की जगह अगर आपको जनरल दे रखी हो तो अगर ऐसा हो कांस्टेंट टर्म, हाँ, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस, और -1 की पावर n, ये n क्या होती है, डिग्री, ऐसा होता है ना। -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं ना, लीडिंग कोफिशिएंट भी होता है ना सबसे फालतू वाला। तो
कांस्टेंट टर्म क्या 1, ये भी 1। प्रोडक्ट क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया 1 और मोड ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो -1 आया वैसे 47 ओड है ना, मोड ऑफ प्रोडक्ट 1 आ गया। इसका मतलब जितनी भी जीरो होगी ना इसकी 47 जीरो है, सारी जीरो है, सबको उठाकर उनको मल्टीप्लाई कर दो, Z1 Z2 Z3, या फिर A1 A2 A3, A1 A2 A3 भी नहीं, A1 A2 A3 मान लेता हूं, ठीक है, A1 A2 A47 सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो भी क्या होगा, 1 आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज कब पॉसिबल है भाई, अगर मैं मॉडुलस ऑफ इन सभी को मल्टीप्लाई करूं और प्रोडक्ट 1 आ जाए। ये चीज तब पॉसिबल है जब या तो मॉडुलस तो अलग कर सकता हूं ना, मैं इजीली अलग कर सकता हूं, सभी का मॉडुलस 1 बैठा हो, ठीक है, ये बात समझ में आई। या तो सभी का मॉडुलस 1 हो, या फिर अगर किसी का मॉडुलस 1 से ज्यादा आ गया, मैं मान लेते हूं किसी का m आ गया, ठीक है, अगले वाले का क्या आना चाहिए, 1/m हो या m से बड़ा। ये बात समझ में आई, ये बताइए समझ में। दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हो आप और प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस दोनों 1 से बड़ी हो नहीं सकती। एक अगर m है 1/m होना पड़ेगा उसको, ये बात आई समझ में। इसका मतलब एक जीरो अगर मेरे पास है, या तो सभी जीरो, आइदर ऑल जीरोज आर ऑफ मॉडुलस 1, ठीक है, या तो सारे जीरो मॉडुलस 1 की हो, मोड हटाऊं बार बार में और मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाए। लेकिन अगर कोई बड़ी आ गई ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर एक की वैल्यू आ गई 2, अगले की वैल्यू 1/2, बाकी सारी मोड 1 की आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक की वैल्यू 1/2 1/2 3 1/3, मतलब ऐसा होना चाहिए कैंसिल आउट हो जाए आपस में। कैंसिल आउट तो तभी होंगी एक एक से बड़ी होगी और एक एक से छोटी। ये बताइए समझ में, ये बताइए क्या समझ में, ठीक है। ये किस ऑर्डर की है भाई, ये मतलब डिग्री 47 डिग्री की है, और डिग्री की है, और डिग्री की है, एक ना एक रियल जीरो जरूर होगी, है ना। वो रियल जीरो या तो मैं मान लेता हूं मॉडुलस 1 की है, ये मान सकता हूं ना मैं, वो रियल जीरो मॉडुलस 1 की है, ये मान लेता हूं। रियल जीरो मॉडुलस 1 की कब होगी, जब उसकी वैल्यू 1 या और इसके अलावा कोई ऑप्शन है, रियल जीरो का, रियल नंबर का मॉडुलस 1 आ जाए, यही दे सकता है बस। ये सेटिस्फाई करेगी इसको, -1 करेगी, 1 -1 0 करेगी, 0 2 -1 1 1 तो करनी है भाई सेटिस्फाई, ठीक है। -1 सेटिस्फाई कर जाएगी, -1 + 1 -1 +2 प्लस भी 2 भी नहीं, -2 -1 अब आ गया +1, है ना, +4 +1, ये सेटिस्फाई, ये भी नहीं, किसने भी नहीं किया सेटिस्फाई, तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आंसर आएगा, -2 -1 क्यों आएगा, ये -1 इसमें पुट करो, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो भाई वहां पे भी +1 आएगा, फिर 23 वाला, इसमें +1 कर दो, लो, ठीक है। सेटिस्फाई तो फिर भी नहीं किया इसने, इनसे पता चला मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, इन्होंने ज्यादा अच्छा दे दिया ना इन्होंने, इसके अंदर तो प्लस माइनस कुछ आता रहे। तो इसका मतलब ये पता चल गया आपको, तो रियल जीरो है वो ना तो 1 है ना -1 है। इससे क्या पता चला, रियल जीरो ना इस बाउंड्री के ऊपर है ही नहीं। रियल जीरो कहां हो सकती है, इस बाउंड्री के ऊपर तो भाई है नहीं, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर तो रियल टर्म ये थी और ये थी, इन दोनों ने डिससेटिस्फाई कर दिया, अनसेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद आप क्या कहोगे, इनसाइड, क्या पता वो रियल जीरो इनसाइड बैठी हो, ठीक है। अगर वो इनसाइड बैठी है तो प्रूव हो गया कि हैज एटलीस्ट 1 0 रूट इन, ठीक है। लेट द रियल जीरो, रियल रूट इज इनसाइड,
ठीक है। अगर इनसाइड है तो प्रूव्ड, तो प्रूव हो ही गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से पूरी प्लेन आ गई इस फिगर के अंदर, मानता हूं मैं। उस जीरो का एक रियल जीरो है ना इसकी, वो रियल जीरो या तो मॉडुलस 1 हो सकता था, उसका है ही नहीं वो, तो उसको कैंसिल करो, या फिर वो इनसाइड हो सकती है। अगर इनसाइड है तो प्रूव हो गया भाई, एक जीरो इनसाइड है ना, या फिर आउटसाइड है, ठीक है। आउटसाइड मैं मान लेता हूं कि लेट रियल रूट इज आउटसाइड, आउटसाइड हो गया तो मोड 1 से ज्यादा आ जाएगा। हाँ ये बताओ, अगर रियल रूट बाहर है, यहां बैठा है, तो उसका डिस्टेंस 0 से 1 से ज्यादा आए तो हाँ इसका मतलब कोई भी मानो ए के इज आउटसाइड मोड z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब मोड ऑफ ए के ग्रेटर देन 1। जब अगर मोड ऑफ ए के ग्रेटर देन 1 आ गया, किसी ना किसी को अंदर भी होना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट ए आई इनसाइड मोड z इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात समझ में? क्वेश्चन का मतलब क्या है, पूछ रहा है कि ये एटलीस्ट 1 रूट इनसाइड होना चाहिए। हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला रूट्स का, 1 आ गया, तो इससे हमें मिले या तो भाई सारी जीरोस जो हैं जितनी भी मिली है मुझे, वो उनका मॉडुलस 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। एक भी कुछ बदमाशी कर दिया किसी ने भी, जो भाई मॉडुलस ज्यादा आ गया, आउटसाइड बैठा है, उसके नाम का इनसाइड आ जाएगा। इनसाइड बैठा है उसके नाम का, वो तो फिर प्रूव भी होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर क्या करोगे आप, मोड z इज इक्वल टू 1 है ना मेरा, इसके अंदर देखना है कितनी जीरो किसकी है, a ग्रेटर देन e दे रखा है, तो डोमिनेट ये हो जाएगा, इसको चेक करूंगा मैं, n जीरोस इनसाइड, ठीक है। नंबर 0 n आ जाएगी, n जीरो इनसाइड दिस कर्व, यही बस समझ। इसमें भी कुछ सेम सा ही दे रखा है, ठीक है। f किसको मान लोगे आप, इसी को मान लोगे, इस अकेले का मोड इस पूरे से बराबर बड़ा है, n जीरो आ जाएंगे इसमें भी। इसमें क्या करोगे बताओ, मोड z इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा इसके अंदर तो, ठीक है। ये डोमिनेटिंग आ गया आपका, इसको डोमिनेटिंग आते ही आप क्या चेक करोगे, इसकी कितनी जीरोस इसके अंदर है। एक ही जीरो है इसके पास, ये कभी जीरो होता नहीं, ये जीरो पे है और सिंगल जीरो है इसकी, एक जीरो आ जाएगी फिर इसकी, ठीक है। इसके बारे में क्या सोचोगे आप, इसके बारे में सोचोगे सबसे पहले तो सभी को एक जगह लिख लेते हैं, है ना। e की पावर z -1 -2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। मोड z इज इक्वल टू 1 की बाउंड्री के ऊपर e की पावर 1, e आया, e की वैल्यू 2.718 इस टाइप से थी ना कुछ, इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई, इसकी -2, इसकी 3 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे कुछ आएगी भाई इसके, है ना। इसकी 2.718 मोड की वैल्यू, इसकी लेस देन इक्वल टू 3, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते अब तो। वो लेस देन इक्वल टू 3 तो क्या पता, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस 3 से बड़ा नहीं है, इतना पता है। इससे बड़ा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। इसके अंदर फिर आप सोचोगे कि ये तो दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत ही हो गई। दिक्कत हो गई तो आप क्या करोगे, रुचि थ्योरम को एक बार के लिए भूल जाओगे। अगर वो अप्लाई ही नहीं हो रही तो उसको भूलो और दूसरा काम करो। दूसरा काम करोगे तो आप क्या कहोगे कि और किस पॉइंट पर जीरो है, ये ऐसे चेक कर लेते हैं अपनी जनरल जो नॉलेज है इसकी कॉम्प्लेक्स की, उसके अलावा उसको यूज करके किस पे जीरो हो सकती है भाई, ये बताओ। जीरो पे जीरो पे हो सकती है ना ये, e की पावर 0 तो 1 1 -1
ये भी 0। और जो 0 पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर है बाहर है? अंदर है। ठीक है, टोटल 0 ही है इसके पास, तो इनसाइड कितनी 0 आ गई? 1। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि रुचि थ्योरम आपके काम आ जाएगी, आपको खुद की भी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब ये नोट करो पहले तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, है ना। जब भी देखते हैं डिग्री 4 है, इसकी 4 जीरोज होंगी। कोई भी पोलिनोमियल x2+1 है मान लो, रियल में भी है x2+1, देखते ही क्या कह रहे हैं, इसकी भाई 2 तो जीरोज होगी। ठीक है, 2 से फालतू नहीं होगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना। अब अगर रुचि थ्योरम से इसको प्रूव करने की कोशिश करूं मैं, तो क्या होगा? दोनों एक ही बात है। ये नॉन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 रूट। एटलीस्ट एक आ गया ना तो सभी आ जाएंगे उसके, ऐसी कोई बात नहीं है। और ए नॉन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हैज नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू इट्स डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने रूट आएंगे उसके। ये चीज यूज करते आ रहे हैं ना, अभी भी की थी थोड़ी देर पहले। तो क्या करोगे आप? लेट pz कोई पोलिनोमियल मान लोगे, an(z) की पावर n प्लस an-1 z की पावर n-1, ऐसे करते करते a1z प्लस a0, ऐसा कुछ कर दोगे आप। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे कि ये जो है ना an(z) की पावर n, ये कभी ना कभी तो डोमिनेट कर जाएगा पूरे को। ठीक है, ये आप कैसे कहोगे कि कोई ना कोई तो ऐसा r पक्का मिलेगा आपको जो मोड z इज इक्वल टू r हो। ठीक है, और उसकी बाउंड्री के ऊपर ये डोमिनेट कर जाए पूरे को, मिल जाएगा ना। क्योंकि z की पावर n-1 है यहाँ पे, तो आप ऐसा z लोगे, ये r ले लोगे, क्या नाम है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ले लोगे कि पावर n-1 करके सभी को मल्टीप्लाई भी कर दो, तो भी ये भाई साहब बड़े रहेंगे हमेशा। ऐसा कैसे लेंगे भैया? अगर कोई कहे ऐसा कैसे कह सकते? पूरे पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो? पक्के तौर पर मैं इसलिए कह सकता हूं, n को क्या मान लो आप? n को 10 भी मान लो आप। 10 मान लिया आपने n को, ठीक है, मान लिया। an इंटू z की पावर 10 ये है, इसको मैं डोमिनेट करवाना चाहता हूं पूरे से। ठीक है, मोड z इज इक्वल टू 1 मान लोगे, डोमिनेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो भाई साहब an बैठा है, ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा। क्या पता ये बड़ा हो जाए सभी से, इसकी वैल्यू 5 लाख ले लूंगा मैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ठीक है, ये बात है समझ में। इसको भी छोड़ दो, चलो अगर अकेला z की पावर 10, इन सभी को छोड़ दो, इससे डोमिनेट करवाना चाहते हो आप क्या करोगे? इसमें टोटल टर्म्स कितनी बच गई भाई? 9।
9 है क्या या 10 ही है टर्म तो 9 8 7 6 5 4 ये क्वेश्चन में है ना, टोटल 10 टर्म्स हैं। इनको ऐड करोगे लेस देन इक्वल टू, सभी को अलग अलग ऐड करोगे, इस टाइप का सिस्टम होगा। z की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं, ठीक है, z की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं तो 10 की पावर 10, ये तो इसका मोड हो गया, ठीक है। इसका मोड होगा लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 7, ऐसा कुछ होगा ना। आप एक बात बताओ, जब 10 की पावर 10 कर रहे हो आप, तो ऐसा कुछ कर रहे हो कि 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 1, ये बात आई समझ। हाँ। तो ये वाली जो टर्म है 10 की पावर 9, तो चलो यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है, इसको आप बड़ा करना चाहते हो तो 10 की पावर 9 इंटू 10 है ना, जो ये कैसे अटेन करोगे आप, दस बार ऐड करके, ऐसा ही कुछ होगा। ये तो 10 की पावर 9 इंटू 10, ये तो ऐसे ही अटेन होगा ना, 10 बार ऐड कर दोगे इसको। यहां पे तो 10 बार 9, 10 की पावर 9 को ऐड करने के बाद ये प्राप्त हुआ है। और ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं, 10 की पावर 9, 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके, तो ये तो बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है। इनके साथ कुछ कोफिशिएंट होते, कोफिशिएंट के हिसाब से कुछ अलग सोचते, फिर हम 12 ले लेते, 20 ले लेते, ऐसे कुछ करते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप कैलकुलेशन करके ऐसा आर सोच सकते हो, ये मोड z इज इक्वल टू आर ऐसा ले सकते हो कि ये भाई साहब डोमिनेट कर जाए, ठीक है। वो हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होगा, कुछ भी होगा। तो आप क्या कहोगे, लेट दिस देयर एग्जिस्ट आर सच दैट a n z की पावर n मोड ऑफ ग्रेटर देन मोड ऑफ a n माइनस 1 z की पावर n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस पूरा a नोट, ठीक है। आर सच दैट फॉर सम z, सच दैट लिख लो यहां पे, सच दैट, ठीक है। इतना करने के बाद इसकी जितनी जीरो आर के अंदर होंगी, है ना, उतनी ही जीरो पूरे की आर के अंदर होंगी। इसकी जीरो कितनी है, एक ही है जीरो, और वो आर के अंदर है ही, तो नंबर ऑफ जीरोस, इसकी 0 1 है, मतलब n है, लेकिन मतलब एक जीरो है ना। अच्छा। नंबर ऑफ जीरोस तो n है, लेकिन जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो तो आर के अंदर ही बैठी रहेगी ना, ये तो बात है। ये बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड ऑफ भी लिख सकते हैं ना, ऑफ a n z की पावर n इनसाइड इज इक्वल टू n, ठीक है। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p z इनसाइड मोड z इनसाइड मोड z इज इक्वल टू r, ठीक है। हमको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पता चल गई, इससे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पिकार्ड थ्योरम, ठीक है। पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, पिकार्ड थ्योरम ये कहती है, अगर कोई फंक्शन एंटायर है या एनालिटिक है सी के ऊपर, एक ही बात है ना, ये एंटायर फंक्शन एक ही पॉइंट ओमिट कर सकता है। ओमिट का मतलब है एंटायर फंक्शन अगर कोई है तो वो एक पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि वो ये एग्जिस्ट ना करती हो उसकी इमेज। जैसे अगर मैं फंक्शन लेता हूं C2C ले लिया कोई फंक्शन मैंने, ठीक है, और अब मेरा फंक्शन क्या है, एंटायर है। एंटायर है मतलब एनालिटिक है। एनालिटिक तो यहां से चेक होगा, यहीं से चेक होगा ना ये कि भाई पूरे सी के पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं। जो इमेज आएगी वो यहां से आएगी, ठीक है।
इमेज तो यहीं से ही आएगी। पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई एंटायर फंक्शन है ना मेरे पास, तो जो इमेज आएगी, इमेज के अंदर, इसके अंदर से सिर्फ एक पॉइंट गायब हो सकता है, एक के अलावा ज्यादा पॉइंट गायब नहीं हो सकते। ठीक है, एंटायर है तो, और एंटायर भी कैसा है, नॉन कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट एंटायर है तो भाई सारे गायब कर दो इससे, है ना, एक को छोड़ के सारे गायब कर दो। अगर मैं बोलता हूं एफ जेड इज इक्वल टू 3, ये एंटायर फंक्शन है ना, पूरी डोमेन के ऊपर एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एंटायर है। एनालिटिक चेक करते हैं तो डोमेन के ऊपर चेक करते हैं ना, कोई भी वैल्यू रखो 3 आ गया, 3 डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसकी इमेज के अंदर, इसकी इमेज के अंदर जो रेंज है, रेंज तो सिर्फ 3 है ना, रेंज तो सिर्फ एक ही पॉइंट आई है। ठीक है, तो पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो उसकी जो इमेज होगी उसके अंदर से एक पॉइंट गायब कर सकते हो आप, एक से ज्यादा गायब नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर एक ही पॉइंट गायब होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम let f be a non-constant entire function then f can omit at most one point। या फिर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना, वो एट मोस्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात आई समझ में? इसका मतलब f अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो पक्की बात है, या तो इमेज के अंदर, रेंज के अंदर पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा, या फिर रेंज के अंदर से एक गायब कर सकते हो, बाकी ज्यादा नहीं गायब कर सकते आप। ठीक है, ज्यादा गायब करते ही वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ज्यादा गायब कर दिए तो वो कांस्टेंट एंटायर फंक्शन बन जाएगा। तो आई एफ इज एंटायर एंड रेंज इज सी माइनस ए बी, इस टाइप से। ठीक है, और ये C माइनस सेक लिख देता हूं मैं, ये A। ठीक है, सच दैट ऐसा लिख देता हूं, ऐसा लिखूंगा कि क्या कर दिया, एफ एंटायर है और रेंज क्या है कि सी में से कुछ घटा दिया। क्या घटा दिया, ये सेट, इस सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जिस भी फंक्शन की रेंज आएगी, आप रेंज आएगी तो आप क्या कहोगे कि भाई ये पहले तो बताओ फंक्शन एंटायर है या नहीं है। कोई कहता है एंटायर है, तो कह दोगे अगर रेंज कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरी तो क्या है भाई, नॉन कांस्टेंट हो सकता है। अगर रेंज कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस एक पॉइंट है ना, एक सिंगल, तो भी नॉन कांस्टेंट हो सकता है। अगर रेंज में से गायब कर रखे हैं 2 पॉइंट, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके नॉन कांस्टेंट होने के सारे चांस खत्म हो गए। ठीक है, आएगा समझ में? इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिख लिए। पिकार्ड थ्योरम के बारे में हमने जान लिया कि पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट है, तो उसकी इमेज में से एक ही बंदा गायब हो सकता है, ज्यादा गायब नहीं हो सकते। ठीक है, तो पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, रेंज में से सिर्फ
एक पॉइंट गायब होगा, हो सकता है वो भी, जरूरी नहीं है होगा ही। ठीक है, तो इनको चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट के अंदर रेंज क्या होती है भाई, अगर एफ ये है, एफ जेड क्या होता है, इसके अंदर की टर्म्स होती है ना सारी। एफ जेड का मोड का मतलब क्या है, 0 से इसका डिस्टेंस है ना, लेस देन इक्वल टू आर। इसका मतलब एफ जेड तो इसके अंदर सिमट के रह गया बस, है ना। बाउंड्री भी इंक्लूड, एफ जेड के सारे ही जितने भी एफ जेड है इसके अंदर सिमट के रहेगी बस वैल्यू। इसके अंदर अगर सिमट के रहेगी रेंज की वैल्यू, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के बाहर का गायब हो गए ना सारे, ये तो ये भी गायब, कितने पॉइंट गायब कर दिए इसने, आई ना समझ में। रेंज में से इनफाइनाइट पॉइंट्स गायब हो गए, एक दो की तो बात छोड़ो, और एनालिटिक एंटायर दे ही रखा है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सेकंड में आप क्या कहोगे, सेकंड में आ गया भाई एफ जेड कैसा है, एफ जेड का इससे 0 से डिस्टेंस, आर से फालतू ही फालतू है बस, ये आर कोई रेडियस ले ली मैंने, है ना। आर से फालतू ही फालतू है, तो अंदर के पॉइंट गायब कर दिए, और अंदर एक दो पॉइंट तो है नहीं इस सर्कल के अंदर, बहुत सारे हैं ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर तो भाई साहब ने सिर्फ बाउंड्री ले ली, है ना। एफ जेड का मोड इजिकल टू आर, सिर्फ ही बाउंड्री ले ली, बाहर के भी गायब और अंदर के भी गायब, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, अंदर के ले लिए बाउंड्री नहीं ली, बाहर के गायब हो गए सारे। इसके अंदर बाहर के ले लिए बाउंड्री नहीं ली, बाउंड्री गायब कर दी। सबसे पहली बात तो बाउंड्री में ही इनफाइनाइट पॉइंट थे ना। ठीक है, पिकार्ड थ्योरम से अगर एफ एंटायर है और एफ इस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो एफ को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ये बताइए समझ में। ठीक है, इसका और इसका तो सेम बनेगा ही, बस बाउंड्री हटा दो इसके अंदर से। ठीक है, ये देखो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ये। लिख लिया क्या ये? क्या छठा है क्या? अब इनके पास आ जाओ, u इज इक्वल टू वी। सभी को पता है कि f होता है u प्लस आइटा v, इस टाइप का होता है ना। रेंज में क्या आ गए, u और v बराबर, ये दोनों बराबर, तो रेंज में सिर्फ ये लाइन आ गई। ठीक है, ये 0 से पास होगी भाई, ये लाइन है ये। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, है ना। सिर्फ ये लाइन लेगी, प्लेन के बहुत सारे पॉइंट गायब कर दिए। इसके अंदर u ग्रेटर देन इक्वल टू v,
u ग्रेटर देन कहां होता है भाई, बताओ, u बड़ा कहां होता है? ये लाइन तो है u इज इक्वल टू v की, ठीक है, u बड़ा कहां होगा ये बताओ? ऊपर की साइड, ऊपर की साइड u बड़ा होता है या v बड़ा होता है? ऊपर की साइड इंफिनिटी तक नहीं जाएगा ये। अरे u तो फिर ये रियल पार्ट है, हाँ हाँ, ये तो नीचे की साइड होगा। ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के ऊपर होता है। नीचे की साइड, नीचे की साइड बड़ा होगा ना ये, ठीक है। अब ये नीचे साइड हो या ऊपर साइड हो, नीचे साइड बड़ा है तो ऊपर के पॉइंट गायब हो गए सारे, कांस्टेंट बढ़ा दिया। और इसमें क्या है, अलग अलग करेंगे ना ये, इन दोनों में ही सेम काम होगा, इसमें नीचे के पॉइंट, इसमें ऊपर के पॉइंट गायब, ठीक है। नहीं, इसमें तो ऊपर के गायब, इसमें नीचे के गायब, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ए यू प्लस बी प्लस सी, बहुत बढ़िया। एक लाइन की इक्वेशन दे दी है तो, ठीक है। रेंज के अंदर सिर्फ एक लाइन आएगी, उस लाइन को एल मान लेते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ए प्लस बी कुछ ना कुछ है, एक ही लाइन आएगी ना, एल मान लेते हैं उसको। बहुत सारे पॉइंट गायब कर दिए प्लेन के अंदर से, ठीक है। u इज लेस देन v कहां है, ये भी रहेगा क्या? अरे सेम ही है, फिर इसमें क्या करोगे, इसमें क्या है, नीचे के ये डॉटेड दे लो और बाद में ले लो फिर ये, ठीक है। नीचे वाले गायब हो गए इसमें। u इज बाउंडेड, u बाउंडेड हो जाए। u बाउंडेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ लिमिट आ जाए, सुप्रीमम और इन्फीमम, है ना। यहां से तो बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। मान लेता हूं इस पॉइंट के ऊपर आके तो इन्फीमम है, यहाँ पे सुप्रीमम। ये v के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये रीजन पूरा आ जाएगा रेंज के अंदर, ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है। अगर ये बाउंडेड हो गया, मान लेता हूं इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो गायब तो बहुत पॉइंट हो गए फिर भी, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में जा रहा है ये, बाउंडेड है तो ऐसा तो है नहीं कहीं इन्फिनिटी पे मैक्सिमम अटेन करेगा, इन्फिनिटी के कुछ पास हो सकता है बस। v बाउंड हो गया, v बाउंडेड हो गया तो v ऊपर बड़ा ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, नीचे से भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और ये आ जाएगा पूरा रीजन रेंज के अंदर, बाकी गायब हो जाएंगे पॉइंट रेंज में से, ठीक है। रेंज में से पॉइंट गायब होते जा रहे हैं, बस कांस्टेंट बढ़ाते जा रहे हैं फंक्शन को। क्यों? क्योंकि फंक्शन एंटायर दे रखा है, ठीक है। एंटायर ना दे रखा होता तो जरूरी नहीं थी कि भी कांस्टेंट हो, ठीक है। ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये सर्कल की लग रही है ना, ये तो सिर्फ एक सर्कल का दे रखा है और पूरी बाउंड्री जिसका रेडियस k है, ठीक है। इसमें ही बहुत पॉइंट गायब हो गए। देखो ये क्वेश्चन देखो, जून 2016 में आया हुआ पार्ट सी के अंदर, ठीक है। अगर f है नॉन कांस्टेंट दी भाई, f एंटायर दे रखा है बस, देन f इज कांस्टेंट इफ, f कब कांस्टेंट होगा, u इज बाउंडेड, ये कर लिया ना मैंने, u इज बाउंडेड, v इज बाउंडेड, u प्लस v इज बाउंडेड, ये आ गया ना। इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन के अंदर u प्लस v बाउंडेड है तो लेस देन इक्वल k, ऐसे है ना, कुछ ऐसे ही होता है, कोई बाउंडेड होता है तो u प्लस v ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं और u प्लस v की वो बनाऊं, u प्लस v का ग्राफ कैसे बनेगा भाई बताओ, u प्लस v 1 प्लस 2 u प्लस v और u प्लस v की एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। u प्लस v तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये पक्की बात है, क्योंकि इसको मैं x कोऑर्डिनेट मानता हूं, इसको y कोऑर्डिनेट मानता हूं, ax प्लस by प्लस c, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। इसके अंदर c तो गायब कर रखा है, a और b क्या ले रखे हैं, 1 x प्लस y एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन भी किस टाइप की होगी, अब वो हो सकती है ऐसे हो सकती है ना, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप की है कि इस एरिया के अंदर बाउंडेड आ गई, ठीक है। तो बाहर के पॉइंट गायब हो गए, पिकार्ड थ्योरम से क्या कह दोगे आप कि ये कांस्टेंट है, ठीक है।
ये भी ठीक। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज बाउंडेड। पहले बात तो आप ये सोच लो कि कुछ ना कुछ बाउंडेड है तो मतलब हाँ बाउंडेड है ना कुछ, तो कोई ना कोई छेड़खानी कर रखी है रेंज के साथ, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मोड लेस देन के मान लेता हूं मैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन के लेस देन माइनस के, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब कोई रेडियस माइनस के है, कोई के है, इनके बीच में आ जाएगा ना ये, बस बाउंडेड है। पॉइंट गायब तो पक्का होंगे, इतनी तो पक्की बात है, बाउंडेड है तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। सारे ठीक और इसको शायद आप के की जगह के स्क्वायर मान लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रियल में होता है ज्यादा बेटर, तो कॉम्प्लेक्स में तो क्या आयटा आ जाएगा, आयटा क्या दुख देगा हमें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब क्या करोगे आप, ये लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, पहले ही दे दिया नॉन कांस्टेंट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, ये पॉसिबल हो गया तो आपको कांस्टेंट होना पड़ेगा, u इज इक्वल टू बी तो दे रखा है, ये गलत करो। और पार्ट सी का है ये, मैक्सिमम क्या होगा स्टूडेंट देखेगा कि क्या पता कांस्टेंट कुछ रखा हो और ये ठीक हो कर देगा ना, लेकिन नॉन कांस्टेंट तो दे दिया, इसका मतलब कांस्टेंट वाले गलत करने हमें, नीचे भी गलत था, ठीक है बस। ये भी गलत है। ऑप्शन ही चौथा बच गया मेरे पास, चौथे का मतलब है एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, रेंज में से 0 गायब कर दो, यही है ना, एक पॉइंट एक पॉइंट हटा दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ फिर कोई, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका एग्जांपल बताओ। रेंज में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या है, एंटायर है ना, कांस्टेंट है। अगर मैं फेमस एग्जांपल है ये, e की पावर z ले लेता हूं, e की पावर z कांस्टेंट भी नहीं है, एंटायर भी है, ये कभी 0 बनता है, कभी 0 नहीं बनता ना, ये बस आ गया अपने पास, ठीक है। लोग 0 ना, लोग भी तो लोग 0 पे डिफाइन ही नहीं होता, हाँ लोग है ना, जब तो लोग डिफाइन नहीं होता, इसका इनवर्स होता है लोग। इसमें देखो लेट एफ बी 2017 में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट एफ बी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन सच दैट ई बी द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। सी टू सी है, एंटायर है, तो सिर्फ रेंज देख रहा है, रेंज भी दे रखी है, ई इज ओपन। अब ये बताओ अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो रेंज क्या हो सकती है, या तो सी या सी माइनस जेड नोट, है ना, एक कोई पॉइंट गायब कर दिया, ये दोनों ही तो ओपन है, ये ठीक है, फिर ये तो ठीक है, ये तो ओपन होगा। E इज बाउंडेड, इसको गलत करो, है ना, बाउंडेड कैसे हो जाएगी भाई, E इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, रेंज जो है, रेंज का जब मैं इंटरसेक्शन R के साथ लेता हूं तो नॉट इक्वल टू 5 आएगा, ये तो परफेक्ट बात है ना। R का मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो एक पॉइंट गायब हो सकता है बस मैक्सिमम, है ना, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स, सारे रियल तो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। अगर E इसकी रेंज है C या C माइनस जेड नोट है, C का इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे हमेशा नॉट इक्वल टू 5 आएगा, C में से किसी एक को गायब करके भी इंटरसेक्शन करोगे तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है, E इंटरसेक्शन विद दिस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये जो सर्कल है इसके साथ E का कोई भी पॉइंट ना मिलता हो, E और ये सर्कल डिसजॉइंट हो, और लेस देन लगा रखा है तो पूरा है ये अंदर का, तो इसको कहेंगे भाई साहब इस सर्कल के अंदर तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है ना, रेंज के अंदर से सिर्फ एक गायब हो सकता है अगर वो नॉन कांस्टेंट एंटायर है, तो ये रेंज के अंदर से दुनिया गायब कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब ये क्या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट तो नॉन कांस्टेंट दे ही रखा है। आगे चलते हैं,
सॉल्यूशन 17। जल्दी से पहला तो 17 में क्या दे रखा भाई? लेट एफ बी ए, अच्छा गलत है। रेंज एफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है। पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट एफ बी एंटायर फंक्शन हाथी देन एफ इज कांस्टेंट इफ, बार बार में, जब तो इसको बार बार में हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि नॉन कांस्टेंट थोड़ा लिख रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट है फिर तो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। रेंज एफ इज स्ट्रेट लाइन कर देंगे ठीक इसको, ठीक है। एफ हैज अनकाउंटेबल मैनी जीरोस। जब भी आपको अनकाउंटेबल मैनी जीरोस दिखेगा आप एफ को जीरो मान लोगे भाई, ठीक है। क्योंकि जीरो ही ऐसा फंक्शन है जिसकी अनकाउंटेबल मैनी जीरोस आती हैं। और भी आती हैं लेकिन अभी तक नेट के अंदर इससे काम चल जाएगा आपका, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अनकाउंटेबल मैनी जीरोस दिख रखा हो तो जीरो मान लो, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे आ जाइए। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड, कर दूंगा इसको, ठीक है। हाँ ये ठीक हो गया। अब इसमें तो लिख रखा है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड, यू बाउंडेड, ठीक है। इसके अंदर लिख रखा है एफ इज बाउंडेड ऑन दिस, कुछ ना कुछ तो डिसिमिलरिटी है ना इनके अंदर, कुछ ना कुछ तो अलग है। फोर्थ में क्या लिख रखा है भाई? एफ जो फंक्शन है वो z लेस देन इक्वल टू, रियल z लेस देन इक्वल टू 0 यहां बाउंडेड है ना। तो भाई इसमें क्या करोगे आप? पूरा एफ भी बाउंडेड नहीं दे रखा, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बाउंडेड दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मोस्ट फेमस एग्जांपल ये उठा लाऊंगा, e की पावर z। e की पावर z इसके अंदर बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये बताओ। बाउंडेड है ना। z की वैल्यू 0 लोगे तो बना जाएगा रेडियस, और माइनस इंफिनिटी लोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो बाउंडेड हो गया ना ये, ठीक है। e की पावर z की वैल्यू 1 और 0 के बीच में घूमती रहेगी, पूरे इसमें बाउंडेड हो गई, ये बताइए समझ, ठीक है। क्यों बाउंडेड हो गया ये ऐसे बाउंडेड हो गया? e की पावर जब माइनस होती है ना तो e 1 बाई e हो जाता है, 1 बाई e की पावर माइनस समथिंग। e की पावर -1 पे तो 1 बाई e हो जाएगा, -2 पे e स्क्वायर। ये छोटा होता जा रहा है ना हमेशा, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ गई यहाँ पे e की पावर 0 के ऊपर, मिनिमम वैल्यू 0 आ गई, है ना। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन कांस्टेंट भी है, एंटायर भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी देख के कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन दे रखी है, एफ इज बाउंडेड ऑन दिस। अगर एफ पूरा बाउंडेड दे रखा था तो अलग बात थी, ये गलत हो जाएगा बस, ठीक है। आगे करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही होता है।